लंगड़ी बहू। सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है तो वो समय है। जो समय सिखाता है वो कोई भी स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। फर्क सिर्फ इतना है कि स्कूल कॉलेज में पहले सिखाया जाता है और फिर परीक्षा ली जाती है, पर समय पहले परीक्षा लेता है फिर सिखाता है। समय एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा रहता है कभी बुरा। क्या पंडित जी, इतनी लड़कियां बताई, कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। कैसे होगी? आपको याद है ना, कुलगुरु ने आपके बेटे सूरज को कहा था कि इसकी कुंडली में दोष है। शादी के बाद उसका असर उसकी पत्नी पर हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। आपका बेटा सूरज वो भी बिगड़ा हुआ है। कुछ भी करो पंडित जी, पर जल्द से जल्द मेरे बेटे के लिए एक लड़की ले आओ। अगर उसकी शादी 25 तक नहीं हुई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मेरी नजर में एक लड़की है, पर वो दूसरे गांव की है। सुंदर है, मेहनती है और गरीब भी है, पर क्या? वो अपाहिज है, लंगड़ी है। ठीक है, कल ही रिश्ता भिजवा दो। संध्या मेहनती थी, वो गुब्बारे बेचती थी और अपने परिवार का पेट पालती थी। वो एक टीचर बनना चाहती थी। उसका बाप उसकी कमाई को शराब में उड़ा देता था। उसे कोई चिंता नहीं थी उसकी। तेरे बाप ने तुझसे कर्जा लिया था, वो कब चुकाएगी? मैं धीरे धीरे सारे पैसे दे दूंगी। तू लंगड़ी है इसलिए दया आ गई, तेरे बाप को पैसा दे दिया। अब अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो ये घर मैं कब्जा कर लूंगा। लेनदार चला जाता है। संध्या और शांता परेशान होते हैं, तभी बिरजू वहाँ खुशखबरी लेकर आता है। तेरी बेटी के लिए बड़ी हवेली से रिश्ता आया है। पंडित जी आकर बात किए, मैंने रिश्ता मंजूर कर लिया। सगाई के दिन 5 लाख रुपए मिलेंगे, शादी के लिए 5 लाख रुपए। अपना 1 रुपए भी नहीं लगेगा, सब वो लोग देंगे। तेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए। ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी बेटी को बेच रहे हैं? आसपास के गांव में कोई भी अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। आप अपनी बेटी को जानते बूझते कुएं में ढकेल रहे हैं। तेरी बेटी अपाहिज है, कौन थामेगा तेरी बेटी का हाथ? जितने दिन जिएगी वो अमीरी में जिएगी, पर इसमें हमारा भी कुछ भला होता है तो बुरा क्या है? मुझे पढ़ना है पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी। मैं बहुत मेहनत करूंगी। बंद करे पढ़ाई लिखाई, चुपचाप शादी कर ले, नहीं तो। आप मुझे मारोगे ना? मारो, पर शादी को मना कर दो। नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा, पर तेरी माँ को इस घर से निकाल दूंगा। जरा सोच, तेरी माँ कहाँ जाएगी? अगर अपनी माँ की जिंदगी चाहती है तो शादी के लिए मान जा। संध्या अपने पिताजी की बात मानकर शादी के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह सूरज की शादी संध्या से हो जाती है। रात को कमरे में सूरज शराब के नशे में आता है और कहता है कि तुम तो गरीब हो ना, इसीलिए पैसे के लिए मुझसे शादी को तैयार हो गई। मैं अपनी सूजी डार्लिंग से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे मरने के बाद मैं उससे शादी करूंगा। तुम इस घर में चुपचाप पड़े रहना। तुम्हारे बाप को 10 लाख रुपए मिले हैं, बस एक गुलाम हो तुम। सूरज संध्या को कमरे से निकाल देता है। संध्या कमरे के बाहर रो रही होती है, अपने आप को कोस रही होती है। बलदेव जी वहाँ आते हैं, वो सब सुन लेते हैं। आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया? क्या अपाहिज होना इतना बड़ा अपराध है? कोई हमें इंसान ही ना समझे? क्या हमारे पास दिल नहीं है? आप अपनी संध्या के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी? सबकी आंखों में स्वार्थ की पट्टी चढ़ी हुई है, पर तुम चिंता मत करो। मैं हमेशा सोचता था कि भगवान मुझे एक बेटी देता। आज से तुम मेरी बेटी हो। मैंने दिल से तुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया है। तुम्हें टीचर बनना है ना, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करूंगी। आपके बिजनेस में मुझे से जितना हो सकेगा मैं मदद करूंगी। इस तरह संध्या घर के काम करती और बलदेव जी की मदद भी करती, उनके व्यापार में पढ़ाई भी करती। संध्या हिसाब किताब में चतुर थी, उसने मुनीम की चोरी भी पकड़ी। बलदेव संध्या से बहुत खुश थे। कुछ दिन बीत गए। सूरज और रजनी के संध्या के प्रति बर्ताव में कुछ परिवर्तन नहीं आया। एक दिन, पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। आज से सारा हिसाब किताब संध्या देखेगी, जो भी चाहिए उससे लो। ये क्या कह रहे हैं आप? इसकी इतनी औकात, ये मुझे पैसे देगी? बेटा, वो इस घर की गृह लक्ष्मी है। उसे रुलाओगे, उसका अपमान करोगे तो लक्ष्मी भी चली जाएगी। सूरज संध्या से पैसे मांगने जाता है।
नहीं मिलेंगे पैसे। ये पैसे बाबा ने मेहनत से कमाए हैं। अगर आप पैसे चाहते हैं, उनके साथ आपको ये बिजनेस भी संभालना होगा तो आपको शराब के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। तुम अपनी औकात बोल रही हो? तुम एक गरीब हो, ऊपर से अपाहिज। कौन ब्याह करता तुझसे? वो तो शुक्र माना कि मैंने तरस खाकर अपने बेटे से शादी करवा दी, वरना तेरा बाप तुझे कहीं और बेच देता। संध्या रजनी की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। बलदेव के डर से वो संध्या को कुछ नहीं बोलते। कुछ दिनों बाद बलदेव जी की मौत हो जाती है। सूरज सारा काम अपने हाथों में ले लेता है। आज से मैं ही पापा के बिजनेस को देखूंगा और काम को बढ़ाऊंगा। सूरज संध्या से सब कुछ अपने हाथ में ले लेता है और वो घर में नौकरानी की तरह रहकर सारे काम करती है। एक पंडित जी आते हैं। तुम्हारे बेटे ने 25 वर्ष पूरे कर लिए, अब इस पर कोई खतरा नहीं है। अब मैं धूमधाम से अपने बेटे की शादी कराऊंगी, सबका मुंह मीठा कराऊंगी। मेरी शादी सूजी से होगी माँ, और इसका क्या करना है? तुम चिंता मत करो, ठीक है, आप देख लो। तुम अपाहिज हो, मेरा बेटा तुझे कभी नहीं अपनाएगा। तुझे कीमत मिल जाएगी। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कीजिए। तुझ जैसी लड़की, अपाहिज लड़की, हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। सूरज संध्या को घर से निकाल देता है। संध्या अपने पिता के घर जाती है। उसके पिता भी उसे अपने साथ नहीं रखते, बल्कि उसे मना कर देते हैं। वो वहाँ से आसपास के स्कूल में नौकरी के लिए जाती है, तो उसके अपाहिज होने की वजह से कोई उसे काम नहीं देता। संध्या बहुत दुखी होकर मंदिर में जाती है और बहुत रोती है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जो भी मुझे देखता है वो दया और करुणा से या मुझे इस्तेमाल करने के लिए। मैं अब नहीं जीना चाहती। कहाँ जाऊँ मैं? क्या कसूर था मेरा? तभी वहाँ सूरज और रजनी सूजी के साथ मंदिर में कार्ड चढ़ाने आते हैं और संध्या को देखते हैं और उसके पास जाकर बोलते हैं, देखो, तुम्हारी यही औकात है, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है। तुम चाहो तो हमारे यहाँ काम कर सकती हो, नौकरानी के तौर पर। अब हम क्या करें? भगवान ने तुम्हें ऐसा बनाकर भेजा है तो जो सब पर बोझ बनकर रहती है। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। संध्या को सूजी की बात सही लगती है। आपने ही मेरी जिंदगी को ऐसा बनाया है। कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे? ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने? ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है मैं मर जाऊं। नहीं चाहिए आपकी दी हुई जिंदगी। आप सिर्फ भेदभाव करते हैं। ऐसा कौन सा मैंने धन दौलत मांगी थी? सिर्फ आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। टीचर बनने का सपना था मेरा। कोई भी स्कूल मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं। मेरे पास घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो घर बैठे सबको, पूरी दुनिया को पढ़ा सकती हो। तुम इस फोन को स्कूल बना सकती हो। सॉरी, मेरा नाम विदित है। मैंने सब कुछ देखा और सुना है। अगर आप मुझ पर दया खाकर या तरस खाकर ये कह रहे हैं तो? नहीं, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तुम्हारे टैलेंट को मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने अपने टैलेंट को जाने दिया तो भगवान को दोष मत देना। मैं करूंगी, पर तुमने जो कहा वो कैसे पॉसिबल है? विदित उसका सोशल मीडिया में अकाउंट बनाता है और उसे सिखाता है। उसके पढ़ाने के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है। वो वीडियोस जल्दी ही वायरल होने लगते हैं। संध्या बहुत फेमस हो जाती है और पैसे कमाने लगती है। उसे सोशल मीडिया के साथ साथ अच्छे इंस्टीट्यूट से ऑफर आता है। इधर सूरज का पूरा कारोबार का दिवालिया निकल जाता है। लेनदारों की लंबी लाइन लग जाती है। सूजी भी सूरज को छोड़कर चली जाती है। दोनों, सूरज और उसकी माँ, दर दर की ठोकरें खाते हैं। तभी एक दुकान के टीवी में उन्हें संध्या का इंटरव्यू दिखाई देता है। बेटा देख, ये लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सही कह रही हो माँ। आज मुझे बाबूजी की बात याद आ रही है। उन्होंने सही कहा था, हमने गृह लक्ष्मी का अपमान किया है, इसीलिए लक्ष्मी भी चली गई। हम संध्या के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। वो संध्या के पास जाकर माफी मांगती है। संध्या लेनदारों को बुलाकर पैसे दे देती है। अच्छा हुआ तुमने उधार चुका दिया और हमारे साथ आ गई। वो सूजी भी मुझे छोड़कर चली गई। अब तुम यहाँ रह सकती हो। मैं यहाँ आप दोनों की वजह से नहीं, बल्कि बड़े ठाकुर की वजह से आई हूँ। ये सब उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। अगर आपकी बेवकूफी और गलती की वजह से बंद हो गया तो उनकी आत्मा को ठेस पहुँचती। मैंने आप लोगों को माफ नहीं किया है। एक बार आप पर भरोसा करके देख चुकी हूँ। अब वो गलती नहीं करूंगी।
अब मैंने ये उधार चुकाया है, इसलिए जब तक आप मेरे पैसे नहीं चुकाते आपको मेरे लिए काम करना होगा। संध्या इतना बोलकर वहां से चली जाती है। अब सूरज को उसके हाथ के नीचे काम करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी भी किसी को भी छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पलटता जरूर है और जब पलटता है तो राजा भी रंक बन जाता है। इसीलिए अपने अच्छे समय में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे समय में धैर्य नहीं खोना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।